ठीक है, तो अब सेकेंडरी oocyte का आगे क्या होने वाला है, उसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो फर्टिलाइज होगी अगर उसी टाइम टाइम पे आपको पता है कि रिप्रोडक्शन में बाय चांस फिनोमेना है। ठीक है, फ्यूजन इज बाय चांस फिनोमेना, उसके लिए कोई सर्टेन कंडीशन ऐसे सेट नहीं है, दैट इज बाय चांस फिनोमेना। हर क्वाइटस से, हर पॉपुलेशन से फर्टिलाइजेशन हो जाए ऐसा नहीं कह सकते हम। तो बाय चांस की फैलोपियन ट्यूब में एम्पुल, अच्छा किस रीजन में होगा बताओ, फैलोपियन ट्यूब के किस रीजन में फर्टिलाइजेशन होगा? एम्पुलर, सबसे ब्रॉडर रीजन कौन सा है? सबसे ब्रॉडर रीजन कौन सा है? एंड व्हाट इज द सीक्वेंस फ्रॉम यूट्रस टू ओवरी, ओवरी के साइड में और यूट्रस से सीक्वेंस क्या है फैलोपियन ट्यूब का? एम्पुला इज करेक्ट आंसर, ब्रॉडर भी एम्पुला है वो भी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज सीक्वेंस फ्रॉम यूट्रस, यूट्रस से एंड की तरफ हम बोले मतलब आउटवर्ड बोले। अब देखो ये भी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, फिम्ब्रियाई तक हम पूछे तो सीक्वेंस, और फिम्ब्रियाई से यूट्रस की तरफ पूछे तो सीक्वेंस। फ्रॉम यूट्रस पूछा है मैंने तो स्थमस, एम्पुला एंड इन्फंडिबुलम, करेक्ट बेटा। तो फिम्ब्रियाई किससे रिलेटेड है? फिम्ब्रियाई प्रोजेक्शन किसका होगा? इन्फेंडिबुलम, वेरी गुड। इसलिए हमने वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए नहीं। चलो अब फर्टिलाइजेशन, अगर वहां पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में फ्यूजन हो गया तो क्या होगा, एंड नहीं हुआ तो सिंपल सी चीज है कि आफ्टर 2 डेज, 2 डेज की वाइटलिटी होती है। आपको क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सेकेंडरी उस साइड कब तक वाइटल रह सकता है फैलोपियन ट्यूब में, आफ्टर 2 डे मतलब 48 आवर्स की वाइटलिटी है, वाइटल है वो। ठीक है, अगर एग रिलीज हुआ है किसी फीमेल का, ओवम रिलीज हुआ है और वो विद इन 2 डेज उसके रिलीज मतलब अगर जस्ट सपोज कि 2 दिन पहले वो क्वाइटस में आए हो और तब एग रिलीज नहीं हुआ था, तो स्पर्म की चलो अच्छा वो सब छोड़ो, जस्ट तुम यहाँ पे ये ध्यान में रखो कि 2 डेज उसकी क्या है, वायबिलिटी है, वो वाइटल रहेगी, एक्टिव रहेगा एग, सेकेंडरी साइड एक्टिव रहेगा, अदरवाइज वो डिजनरेट कर जाएगा। इसमें क्या ध्यान में रखना है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो अभी उसकी मियोसिस पूरी नहीं हुई थी, वो वाली प्रोसेस चलेगी। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ड्यू टू पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म ब्रेकिंग डाउन एमपीएफ मेटाफेज promoting factor and synthesis of APC एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो भी आपको मियोसिस को कंप्लीट करने के लिए मेटाफेज को रोकने वाला फैक्टर था उसको सबको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और एनाफेज में सेल को ले जाना पड़ेगा, फटाफट डिवीजन को कंप्लीट करना पड़ेगा, उससे ही क्या होगा आपका फॉर्मेशन होगा। ठीक, अगेन यहाँ पे जो फॉर्मेशन आगे होने वाला है ये ऊटिड, ऊटिड याद रखना, ओवम इज नॉट मोर एप्रोप्रिएट, ऊटिड इज मोर एप्रोप्रिएट। अगेन जो आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ है वो क्या है, अनइक्वल। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस इज इक्वल, कैरियोकाइनेसिस इज इक्वल इन बोथ meiosis फर्स्ट एंड टू, बट अनइक्वल साइटोकाइनेसिस रिपोर्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ ooted या फॉर्मेशन ऑफ ooted बोल लो, या यू कैन से oogenesis प्रोसेस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। फिर से जिसके पास कम साइटोप्लाज्म है वो डिजेनरेट कर गया सेकेंडरी पोलर बॉडी, एंड ऊटिड आपका फर्टिलाइज कर जाएगा। अब इस फर्टिलाइजेशन के टाइम हमें ध्यान में रखना है ऊटिड इस जो मैच्योर जो डिवीजन कंप्लीट हो गया उसी के अंदर ऑलरेडी न्यूक्लियस पहुंचा हुआ है, तो दिस इज एन एन कंडीशन, यहाँ पे फ्यूज करते ही वो 2n में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस कंडीशन को हम n+n कह सकते हैं। तो आईडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना, जस्ट बिफोर इसको हम क्या क्या बोले, सिनगैमी, गैमेटिक फ्यूजन, गैमेटिक फ्यूजन के जस्ट बिफोर जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, n+n का, न कि 2n का।
क्योंकि मेल गैमेट तो एंटर कर चुका है, ठीक है, तो उसका न्यूक्लियस और आपके एग का न्यूक्लियस रहेगा. Some important differences between oogenesis and spermatogenesis. Whereas one primary spermatocyte gives rise to 4 spermatozoa, one primary oocyte forms only one ovum. When the primary spermatocyte divides, its cytoplasm is equally distributed between the two secondary spermatocytes formed. However, when the primary oocyte divides, almost all its cytoplasm goes. Almost लिखा है इसलिए नील भी मत करना. क्वेश्चन को ध्यान से एकदम पढ़ना. नील नहीं करना है हमें. Almost all. तो reduce word use किया था इसलिए मैं. Goes to the daughter cell which form the secondary oocyte और दूसरा क्या हो जाएगा? Polar body बनेगा. The other daughter cell polar body receives half the chromosomes. Half the chromosome मतलब parental cell. ठीक है, यानी कि सेकेंडरी oocyte से हाफ हो, प्राइमरी oocyte से हाफ हो. क्रोमोसोम नंबर इक्वल है, कंफ्यूजिंग है ये. तो कैरियोकाइनेसिस इक्वल एंड साइटोकाइनेसिस अनइक्वल, बट ऑलमोस्ट नो साइटोप्लाज्म. क्लियर? जो बताया मैंने वही यहाँ पे लिखा हुआ है. फिर हम यहाँ पे अगर देख रहे हैं, अब इसको समरी में देखो तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में 25 वीक्स का जब एम्ब्रियो है वहां पे डिवीजन जो हो रहा है वो माइटोसिस चल रहा है, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो रहा है. एट द टाइम ऑफ प्राइमरी oocyte फॉर्म हुआ है, अरेस्ट है मेयोसिस 1 के प्रोफेज में, मतलब यू कैन से प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट है. डिप्लोटीन स्टेज डिक्टियोटीन बोलते हैं क्योंकि बहुत लॉन्गर है, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द मैमल्स में अरेस्ट होता है एंड डिप्लोटीन विल बी द लॉन्गर फेज. देन फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्रैफियन फॉलिकल से वो ओवुलेशन के टाइम रिलीज होगा. एंड नाउ यहाँ से एक गर्ल की मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिलीज स्टार्ट हो जाती है और हर एक वीक में हर एक मंथ में एक ओवरी से एक एग का ओवुलेशन होता है. ठीक है, या यू कैन से सेकेंडरी oocyte. तो ओवुलेशन 1 ओवरी से होता है. तो एक आपने न्यूमेरिकल करते वक्त देखो. अब हम कुछ और क्वेश्चंस पे चलते हैं यहाँ से थोड़ा. कोई नहीं, आज सारा नहीं कवर होगा तो दोबारा एक लेक्चर लेंगे, लेकिन कंटेंट देखो, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए. अब एक तो जो आपने देखा स्पर्म का फॉर्मेशन, हालांकि ये ह्यूमन का केस है तो इसी तरीके से चलेगा कि जितने आपको जाइगोट बनाने हैं उतने स्पर्म और एग आपको इक्वल अमाउंट में चाहिए. लेकिन जब आप प्लांट के केस में यही देखते हो तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन 4 एंड एग का फॉर्मेशन 1. एक डिवीजन से एक बनेगा और ये एक डिवीजन से 4 बनेगा और ये चारों एक्टिव रहते हैं और ये अलग अलग एक फ्लावर के पे कई ज्यादा इसके चांसेस है पॉलन ग्रेन के फ्यूजन कराने के. और आप जब उसको ह्यूमन कंट्रोल अंडर कंट्रोल कराओगे तो आप यहाँ पे इनके बीच में फ्यूजन करा सकते हो. तो एक क्वेश्चन देखा होगा तुम लोगों ने कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन और फीमेल गैमेट का टोटल मियोसिस कितनी होगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, जैसे जस्ट सपोज मैं कहूँ कि 20 जाइगोट बनाने के लिए कितनी मियोसिस आपको चाहिए. ठीक है, तो 20 जाइगोट के लिए सीधे से एग आपको 20 ही चाहिए. क्लियर? अब 20 जाइगोट 20 मेल गैमेट के लिए आपको 20 मेल गैमेट के लिए कितना है करना है 5 डिवीजन. 5 4 20. तो 5 डिवीजन आपने किया, 5 मियोसिस यहाँ हो गया, 20 ये, तो टोटल कितनी होगी 25 मियोसिस. अब यहाँ पे आप 20 या इसके आसपास का कुछ करोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी. कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है. एक जब मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है वहां मियोसिस के रिजल्टेंट आपको 4 मेल गैमेट मिलते हैं एंड जब फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है 1 फीमेल. ये तो प्लांट के केस में गया है कि चारों स्पर्म वहां पे जाके या मेल गैमेट जाके फ्यूज कर गए पॉलन ग्रेन. ठीक है, लेकिन यहाँ ह्यूमन के केस में या एनिमल के केस में ऐसा नहीं है. हमने अभी काउंट देखा 60% से ज्यादा 40% से ज्यादा जब विग्रस मोटिलिटी को शो कर रहा है तब जाके कहीं एक स्पर्म जाके फ्यूज कर रहा है. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है इक्वल इक्वल नंबर आएगा एग और स्पर्म का, या सेकेंडरी oocyte क्या है और स्पर्म का इक्वल नंबर आएगा एंड देन फॉर्मेशन. ठीक, अब हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन मेरे माइंड में चलो देखते हैं से आएगा. बताने कुछ और जा रहे थे, मिस कर गए. चलो, प्राइमरी oocyte एंड प्राइमरी oocyte से जब आपका फॉर्मेशन हो रहा है जो साइटोप्लाज्मिक, आपने देखा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो एक एक डिजनरेट होता जाए, एक एक डिजनरेट होता है. अच्छा हाँ, याद आया,
ओवरी के एग को कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एज, मेंस्ट्रुअल साइकिल दे दिया, एज दे दिया, तो आपको ध्यान में रखना है कि वहां पे एक सिंगल ओवरी का क्वेश्चन पूछ रहा है या बोथ ओवरी का पूछ रहा है, ठीक है। ड्यूरेशन, तो जितने आपके साल हैं उसमें से आप मंथ निकाल लो, हर मंथ में वन एग, तो आप दोनों ओवरी से अगर ऐड कर दोगे तो आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। हर मंथ में एक एग, एक ओवरी, देन इस टाइम इसका फॉलिकुलर फेज चल रहा होगा जब इस ओवरी से ओवुलेशन हो रहा है, फर्स्ट ओवरी से। नेक्स्ट टाइम में इसका फॉलिकुलर चलेगा और इससे ओवुलेशन है, तो इसको आपको हाफ रखना है। आप नंबर ऑफ ओवरी से मल्टीप्लाई बाय 2 करके आंसर कर देते, वो गलत हो। समझ में आया? हाँ, करेक्ट करेक्ट है, सीक्वेंस सही है। तो ये चीज समझ में आई, कैलकुलेशन ऑफ एग। जैसे देता है किसी फीमेल की एज दे रहा है और उसके बाद उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर्टिकुलर 12 ईयर में स्टार्ट हुआ एंड मेनोपॉज उसका 44 ईयर्स में हुआ, फिर आपको उसके लाइफ टाइम में कितने एग का फॉर्मेशन हुआ है ये कैलकुलेट करना है। तो उस कैलकुलेशन में आपको माइंड में ये ध्यान में रखना है, एक महीना एक एग, ठीक है। दो ओवरी को मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं कर देना है, क्योंकि एक्चुअली ये जो आप साइकिल पूरी पढ़ रहे हो इसको फॉलिकुलर डेवलपमेंट को टाइम लगता है एंड ये 2 महीने की साइकिल होती है। लेकिन क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका चल रहा है मंथली, तो हम इसको बोलते हैं कि ये मंथली साइकिल है और हर साइकिल में एक ओवुलेशन हो रहा है, एक एग रिलीज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना। तो प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट, देन मेटाफेज 2 में अरेस्ट एंड देन फाइनली oocyte का फॉर्मेशन, सेकेंडरी पोलर बॉडी डिजेनरेट। अब कुछ टर्म्स हैं, लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल, पूरा नरिशमेंट लेके जब वो रिलीज होता है दैट इज नोन एज स्पर्मिएशन, मतलब अब उसको डक्ट के थ्रू बाहर निकलना है, रेटेटेस्टिस एपिडाइडिमिस वो सारे मूवमेंट स्टार्ट करने हैं। एपिडाइडिमिस में मैचुरेशन होगा, कैपेसिटेशन फीमेल वेजाइना में होता है, तो ये सारे लोकेशन आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तो स्पर्मिएशन कौन सी प्रोसेस हुई बेटा, जब वो सर्टोली सेल से, एक ऐसे कहते हैं ना कि आज हम अपने ट्रिप पे जा रहे हैं, आज घर से हम पूरे रास्ते का खाना पीना लेके निकले, तो वो नरिशमेंट स्पर्म स्पर्मेटोजोआ कहाँ से लेके निकल रहा है, सर्टोली सेल से, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस इज कॉल्ड सेमिनेशन, लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम बॉडी ऑफ मेल इज इजेकुलेशन। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। इजेकुलेशन मीन्स मेल बॉडी से रिलीज होना, हर इजेकुलेशन इंसेमिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैमेलियन स्पर्म विच ट्रांसफर टू वेजिना ऑफ फीमेल, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्लियर है? ठीक, फिर ये काउंट वगैरह हो गए। ठीक, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट, फिर आपको एक क्वेश्चन जो और गलत हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, गलत नहीं होना चाहिए था, जिनका भी हुआ वो ध्यान से फिर से सुनो। मेडुला और कॉर्टेक्स क्या होता है बायोलॉजी में, जब आप किसी चीज का टीएस कर रहे हो, ट्रांसफर सेक्शन कर रहे हो, और उसके स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसके पेरी पेरी के साइड में एक ही स्ट्रक्चर रिपीट होता दिख रहा है एंड मेडुलरी साइड में एक स्ट्रक्चर रिपीट होता जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरी पेरी को बोलते हैं कॉर्टेक्स एंड सेंटर को बोलते हैं मेडुला। हर जगह ये अप्लाइड होता है, आपके ब्रेन से लेके लिवर, ब्रेन से लेके टेस्टिस से लेके ओवरी से लेके एंड देन आपका किडनी, इन सब जगह पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। क्लियर? तो अब आप ओवरी में क्वेश्चन था कि कॉर्टेक्स रीजन में फॉलिकल है या मेडुला रीजन में, फॉलिकुलर फॉर्मेशन का है, तो फॉलिकुलर फॉर्मेशन आपका कॉर्टिकल रीजन में है एंड ब्लड की सप्लाई, सारे सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, मतलब जो जो चीज एंटर कर रहा है या एग्जिट कर रहा है वो पोर्शन क्या होता है, हाइलम, ठीक है, जहाँ से आर्टरी बेस सब एंट्री का पोजिशन हो, चाहे वो किडनी में हो चाहे आप लंग्स में देखो, ठीक है बेटा, वो हाइलम हो जाता है। कॉर्टेक्स रीजन में फॉलिकुलर डेवलपमेंट का केस चल रहा है, एक इमेज और दिखाती हूँ मैं, ये देखो ये बहुत क्लियर इमेज है, यहाँ पे प्रीमोडियल से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एट्रेटिक, ग्राफियन, मैचुरेशन वाला पोर्शन है, देन कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम से जब काम खत्म उसका तो कार्पस एल्बिकेंस बन जाता है, ये भी टर्म याद रखना, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो कार्पस एल्बिकेंस बना, तो ये सब आपका कहाँ चल रहा है, देखो इसको अगर हम हाफ करें दो पार्ट में, तो एक ये सेंटर पार्ट हो गया, एक ये पेरी पेरी पार्ट हो गया, कॉर्टेक्स में हो रहा है ना कि मेडुला में। मेडुला में क्या दिख रहा है आपको,
सप्लाई, सप्लाई, क्लियर। और ये एनसीईआरटी में मेंशन है, तो ये क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, ठीक है। एंट्रल कैविटी ध्यान में रखो, किसमें देखने को मिलेगा, टर्सरी में। थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, आर भी होगा, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। जब आपका मैच्योर फॉलिकल बन रहा है तो उसकी लेयर आपकी डिवाइड हो जाती है प्रॉपर, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ग्रेनुलोसा, एंड देन जो कैविटी का आपका फ्लूइड है उसको बोलेंगे फॉलिकुलर फ्लूइड, और कैविटी को क्या बोलते हैं, एंट्रम कैविटी। क्लियर है बेटा, ठीक। फिर आई थिंक ये लोकेशन वगैरह, डेफिन रप्चर हुआ, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम। फिर आपके आगे अगर उसका फॉर्मेशन, उसके रिक्वायरमेंट नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करना है, तो देन कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेडुला कॉर्टेक्स वाली चीज ध्यान में रखना। प्रिमोडियल का फॉलिकल, अब आई थिंक यहाँ पे बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है। जो आपका फर्स्ट स्टार्ट होगा माइटोसिस से बना हुआ है, दैट इज प्रिमोडियल फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल जो बाय बर्थ, फीमेल के केस में आफ्टर बर्थ जो उनके अंदर स्ट्रक्चर है, दैट इज प्राइमरी फॉलिकल। एंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट जब तक वो प्यूबर्टी में आ रही है तो नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल वहां पे डिजनरेट भी होते जाते हैं, और एट द एंड ऑफ प्यूबर्टी वहां पे कितने हैं आपका 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ईच ओवरी में इतने रहेंगे। एंड आफ्टर मैचुरेशन के टाइम आप देखते हो जब एग का फॉर्मेशन देख रहे हो तो जनरल वो 400-450 तक की रेंज में एग का फॉर्मेशन एक फीमेल करते हैं, ठीक है। अब इसी को कंपेयर करो, वहां तो एक एक इजेकुलेशन में मिलियंस ऑफ आप स्पर्म की बात कर रहे हो, ठीक है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो प्राइमरी फॉलिकुलर, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल, लेट प्राइमरी फॉलिकल, आपको डिवीजन स्टार्ट, डेवलपमेंट स्टार्ट होता दिखेगा, थीका सेल बनती हुई दिखेंगी। टर्सरी सेल में आपको टर्सरी फॉलिकल का इंपॉर्टेंट है एंट्रम कैविटी, लिक्विड वाला, ये भी क्वेश्चन था, ये भी गलत हुआ एक दो लोग का, क्या होना चाहिए, ठीक, लिक्विड। and theca layer is organized clearly into an inner theca and theca interna and outer theca externa। ये भी क्वेश्चन है, कहाँ दिखेगा, टर्सरी फॉलिकल। मैच्योर टर्सरी फॉलिकल को ही हम ग्रेफियन फॉलिकल कह रहे हैं, इसलिए वो ध्यान में रखो कि सेकेंडरी ओसाइट आपका टर्सरी फॉलिकल में फॉर्म हो जाता है, ठीक है। Granulosa cells lying in the close vicinity of the zona pellucida become elongated to form the corona radiata। तो आउटर लेयर कौन सी हो जाती है, कोरोना रेडिएटा, देन जोना पेल्यूसिडा। इस तरीके से आपने लेयर्स देखी है। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम बिफोर ओवुलेशन, the inner side of follicle is avascular but soon after ovulation, soon after, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, evolution, blood vessels grow into ruptured Graafian follicles, become filled with blood, which is known as corpus hemorrhagium। Hemo means blood आया वहां पे, इसलिए इसको हम हेमोराइजा बोलते हैं। उसी तरीके से corpus hemorrhagium, it is the initial stage of corpus luteum। Now granulosa cells of ruptured Graafian follicle proliferate and these cells become yellow due to accumulation of pigment called lutein। ये अगेन क्वेश्चन है, ठीक है। दैट्स वाई इनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूटियल सेल्स। तो ल्यूटियल सेल्स पिगमेंट उनमें क्या होता है, ल्यूटीन सिक्रीट्स प्रोजेस्ट्रॉन। ये नोट डाउन कर लेना अगर नोट नहीं होगा तो, क्लियर। ल्यूटीन रिलीज कर रहे हैं एंड ल्यूटीन सेल पिगमेंट है वहां पे, सेल को हम ल्यूटियल सेल बन रहे हैं बोल रहे हैं, और इसका सिक्रीशन क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन। तो कॉर्पस ल्यूटियम की भी फेट है बेटा कि आगे कॉर्पस ल्यूटियम में अगेन फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन हो रहा है तो उसका दूसरा फंक्शन रहेगा, नहीं होगा तो वो दूसरे तरीके से फंक्शन करेगी। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, यहाँ पे भी गलती कर रहे हो तो नहीं होनी चाहिए ये भी गलती। एक ही स्ट्रक्चर दो तरीके से वर्क कर सकता है, तो आपको कंडीशन ध्यान में रखनी है कि वो दोनों कंडीशन क्या है, जब वो इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है या उस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, इम्प्लांटेशन हुआ है, बिकम्स स्टेबल, स्टेबल रहेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बाकी सारी प्रोसेस रुक जाएगी, मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगा, कई प्रोसेस आपके वहां पे स्टॉप हो जाएंगे।
लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम वहां पे बना हुआ है बेटा, फॉलिकल डेवलपमेंट रुक गया है, लेकिन जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था वो वहां पे है, ये चीज ध्यान में रखो। बिकम्स स्टेबल, और वो स्टेबल हो गया फॉर नेक्स्ट 9 मंथ बाय द हेल्प ऑफ एससीजी। कहाँ रिलीज होगा? एम्ब्रियोनिक सेल्स, ट्रोफोब्लास्ट और ब्लास्टोसिस्ट, मतलब यूट्रस की बात हो रही है, प्लेसेंटा जो फॉर्म हुआ है आपका, उन सब चीज से ये सिक्रेशन हो रहा है। और एससीजी ऐसा हार्मोन है जो सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज होता है, एंड दैट्स व्हाई ये हार्मोन प्रेगनेंसी कंसीव, एक फीमेल ने कंसीव किया है, प्रॉपर इम्प्लांटेशन हो गया है या नहीं, वो एससीजी के कंसेंट्रेट एससीजी के प्रेजेंस को मेजर करते हैं। इसलिए वो जो आप प्रेगा न्यूज वगैरह किट देखते हो उसमें इसी हार्मोन को टेस्ट करके प्रेगनेंसी है या नहीं उसको टेस्ट करते हैं। अगेन ध्यान से देखो फिर से ये स्टेटमेंट, कॉर्पोल्यूसियम ल्यूटियम become stable for next 9 months by the help of SCG secreted by itself, embryonic cells, trophoblast और blastocysts। जो प्लेसेंटा में सिक्रेशन, यूट्रस में सिक्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से आपकी कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, स्टेबल हो गई है फॉर द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाएगी, फिर से फॉलिकुलर स्टेज नहीं आएगा, एक्टिविटी साइकिल नहीं चलने लगेगी, तब तक ये स्टेबिलिटी है रहेगी। नाउ कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यस हुआ तो दिस, नो नहीं हुआ देन स्टार्ट डीजेनरेटिंग आफ्टर अबाउट 9 days ऑफ इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, तुम लोग को पता भी है, ये वाली चीज गलत करते हो। ठीक है, एंड कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस, दैट इज about 23rd day of menstrual cycle degenerated corpus luteum is known as corpus albicans। ठीक है, और इससे क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ, यहाँ पे वो क्या सिक्रीट करेगा? एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन रखना है तो कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा? कौन सा हार्मोन होगा? हिंट दे देते हैं हम, जो एंडोमेट्रियम के डेवलपमेंट के लिए जो चाहिए वही, प्रोजेस्टेरॉन। करेक्ट बेटा। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन मेंटेन रह जाएगा। ठीक, और ये जो भी हार्मोन होते हैं ना बेटा, ये समझो कि ये कंसंट्रेशन वेरी करता है, आपको प्रायोरिटी देनी है वहां। अब अगेन ये चार्ट देखो, प्राइमरी प्रिमोडियल फॉलिकल, वही चीजें, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। मैं ये चार्ट आज शेयर कर दूंगी, तुम लोग एक बार इसको देख लेना, बना लेना, बना मत लेना, अब उतना टाइम नहीं है। और ये सब चीजें प्रिपेयर है, जहां जहां से आपकी गलतियां हो रही हैं उस चीज को ध्यान दो। ठीक है, और ये चीज ध्यान में रखना, ये स्टेबल है ड्यू टू एससीजी, जो लोकल एससीजी इन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फॉर्म हो रहा है उसने स्टेबल कर दिया, अदरवाइज कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है नेचुरली, जो होता है हर साइकिल में, कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट जो और गलती कर रहे हो, दैट इज रिलेटेड टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन और कुछ चीजें और, तुम अभी क्वेश्चंस पे आते हैं, फटाफट ये लास्ट लिखते हैं आज के लेक्चर में, फिर क्वेश्चन। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, इंक्रीज सिक्रेटरी नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, सिक्रेटरी नेचर मतलब फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम को बना रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम को डेवलप करा रहा है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हुआ, रिलीज होने से उसमें क्या हो रहा है तुम्हारा, फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, जितना सिक्रेटरी है मतलब उतना उसमें सप्लाई, सप्लाई ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, मतलब वेस्कुलर सप्लाई उसकी मेंटेन रहेगी। ठीक है, ठीक है, एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, प्रोलिफरेशन को, एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन को बढ़ा रहा है, इंक्रीज वेस्कुलरिटी। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वेस्कुलरिटी को इंक्रीज करने के लिए आपसे पूछा था, देखो दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं, कौन सा स्पेसिफिक फंक्शन है, वेस्कुलरिटी मतलब सप्लाई को बढ़ाने के लिए हार्मोन आपको एक लेना है, देन दैट हार्मोन इज एस्ट्रोजन। सिक्रेटरी नेचर बना रहा है जरूर प्रोजेस्टेरॉन, वो किस लिए बना रहा है, क्योंकि उसमें एडिसिव नेचर है, एंडोमेट्रियम को वो मेंटेन कर रहा है, दैट्स वाई। तो ये डिफरेंस है, सिक्रीशन को बढ़ाने के लिए, सिक्रीशन सिक्रेटरी नेचर के लिए उसका एडिशन
वहां पे फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस पॉइंट में आपको प्रोजेस्ट्रॉन ध्यान में रखना है। ठीक है, एंटी अबॉर्शन अगर बोलेंगे तो भी प्रोजेस्ट्रॉन है, क्योंकि एंडोमेट्रियम की लेयर, प्रॉपर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, ठीक है, कॉर्निक विलाई, ये सब चीजें फॉर्मेशन होना और उसके बाद सारा डेवलपमेंट, उसके लिए आपका प्रोजेस्ट्रॉन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो एक हार्मोन जिसको एंटी अबॉर्शन बोलना पड़ेगा तो वो प्रोजेस्ट्रॉन। ये हम किस केसेस की बात कर रहे हैं, जब दोनों ऑप्शन में है तो सेलेक्ट आपको किसको करना है। ठीक है, वेस्कुलर सप्लाई की इंक्रीज की बात कर रहा है तो एस्ट्रोजन, एडेसिव नेचर की इंक्रीज की बात कर रहा है तो प्रोजेस्ट्रॉन, मायोमेट्रियल हाइपोट्रॉफी एंड डिक्रीज मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन क्योंकि हमें क्या करना है, अभी मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की नीड नहीं है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी का जो कॉन्ट्रैक्शन है वहां मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, उसको उस टाइम पे लोकल हार्मोन जो है एंड वाले हैं आपके रिलैक्सिन एंड सारे वहां पे रिलीज होंगे, वो आपका जो इंड्यूस करेंगे कॉन्ट्रैक्शन, वहां पे मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। ड्यूरिंग अगर गैस्ट्रेशन इम्प्लांटेशन के टाइम कॉन्ट्रैक्शन चलता रहेगा तो वो इम्प्लांट हुआ एम्ब्रियो जो आपका आप देख रहे हो ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस जो इम्प्लांट हुआ है, वो वहां पे एज इट इज उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। जस्ट लाइक जैसे आप सरफेस पे खड़े हो और सरफेस पे भूकंप तूफानी चीजें चले तो ऑब्वियसली वहां पे आप स्टेबल नहीं रह पाओ। ठीक है, देन अल्टीमेटली इंक्रीज थिकनेस ऑफ यूट्राइन वॉल की थिकनेस बढ़ा रहा है, मेंटेन थिकनेस बढ़ाने के लिए आपका एस्ट्रोजन। अब फिर आपको ये कॉन्ट्राडिक्ट लगा, यही नॉर्मल छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान में रखो। थिकनेस को बढ़ाने के लिए प्रोजेस्ट्रॉन, मेंटेन थिकनेस को बढ़ाने के लिए एस्ट्रोजन, मेंटेन रखने के लिए कि ये थिकनेस मेंटेन रहे तो हो जाएगा आपका प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल तो एक बार ऑलरेडी रिवाइज कराए हुए थे, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज है, फॉलिकुलर फेज है, ल्यूटियल फेज है। ल्यूटियल फेज को हम सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, पोस्ट ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं क्योंकि ओवुलेशन के बाद का फेज है। और फॉलिकुलर फेज जहाँ पे प्रोलिफरेशन हो रहा है, जहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल हो रहा है, आपका प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी, गैट्रियन, ये सब डेवलपमेंट हो रहा है, वो क्या हो जाएगा आपका प्री ओवुलेटरी फेज या फॉलिकुलर फेज। तो टर्म बस याद रखना जो उसके सब टर्म है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, तो ये टर्म भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलो अभी यहाँ पे हम हार्मोन वाला पूरा एक लेक्चर लेते हैं हार्मोन पे फिर से, एंड देन हम आपका कराएंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, तो 2 क्लासेस और चलेंगे इस पोर्शन। पैरेलली तुम लोग बताओ क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, यहाँ पे कुछ और नीड है क्या? देखो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इन सब चीजों को मैंने कुछ रिवाइज नहीं कराया और वहां से कोई क्वेश्चन मुझे गलत मिल भी नहीं रहा है। जस्ट एक क्वेश्चन वही मेडुला कॉर्टेक्स वाला मिला था कुछ बच्चों के गलत, उसको ध्यान में रखो। ठीक है, एक ही इम्पोर्टेंट, चलो आएंगे इस पे। ठीक है, ये तुम्हारे क्वेश्चंस थे। इसमें अगर हम बात करें, रीड द गिवन स्टेटमेंट फॉर चूज द करेक्ट, ये आपके एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन, फोर्थ होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलो हम एक बार कवर करा लेते हैं फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मुझे कुछ डिस्कस करना था यहाँ पे, ये वाला। ठीक, गिव द करेक्ट आंसर विद द रेफरेंस ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल मतलब ओवरी की बात हो रही है, ओवरी और टेस्टिस दोनों ही क्या है, मेसोडर्मल ओरिजिन है। मैक्सिमम बच्चों ने इसको करेक्ट कर दिया। आगे की भी ऑप्शंस को देखो। ठीक है, इट्स हार्मोन आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, दिस इज ट्रू। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर रही है। ठीक है, न कि आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कंट्रोल कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या कंट्रोल कर रहे हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन, सेकेंडरी ओसाइट मतलब ओवम का फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन। एंड देन ये जो आप कंफ्यूज हुए होगे रिलैक्सिन पे, आप चले गए होगे कि प्लेसेंटा से रिलैक्सिन रिलीज होता है, तो ये तो गलत हो रहा है। ठीक है, इसलिए मेसोडर्म वाले ओरिजिन को करेक्ट ऑप्शन कर दिया। इसमें कंफ्यूजन समझ में आया? इसमें तुम्हें क्यों कंफ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि तुम्हें ये ध्यान में है कि रिलैक्सिन प्लेसेंटा से फॉर्म होता है, बट एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी प्लेसेंटा से फॉर्म होता है, एंड रिलैक्सिन एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ये जो आपका एरिया है उसको वेजाइनल कैनाल वगैरह को रिलैक्स करने, इसके लिए रिलीज ये ओवरी के थ्रू भी रिलीज होता है, यूट्रस में भी रिलीज होता है, एंड वो एक लोकल फिनोमिना है, मतलब वो एक कंडीशनल है।
तो रिलैक्सिन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आर आल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी। कब? लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी जो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, लास्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट वाले फेज में वहां से रिलैक्सिन हार्मोन भी सिक्रेट होता है, ये ध्यान में रखना। बाकी हम डिस्कस करते हैं इसको, हार्मोन वगैरह पढ़ना। और कोई क्वेश्चन है तुम लोग का? यार तुमने कोई क्वेश्चन भेजा था एकदम एंड टाइम पे भेजा, मतलब 2 दिन से पूछ रही थी मैं, देखती हूँ मैं वो क्वेश्चन। An oocyte released from a human ovary enters the oviduct as a result of the force of the follicular ejection directing the oocyte into the oviduct, the wave-like beating of cilia lining the oviduct, the movement of the oocyte through the pulsating uterus into the oviduct, peristaltic contraction of यूट्रस वाला तो गलती है बेटा, वो रिवर्स तो जाएगा नहीं। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ओवेरियन मसल्स नहीं, सीलियरी वाला। द वेव लाइक बीटिंग ऑफ सीलिया, फेलोपियन ट्यूब में क्या है? सीलियरी मूवमेंट है। एंड oocyte रिलीज फ्रॉम ओवरी इंटर्स द ओविडक्ट। अच्छा, ओविडक्ट में इंटर का पूछा है। द फोर्स ऑफ फॉलिकुलर इजेक्शन डायरेक्टिंग द oocyte इनटू द ओविडक्ट, ये तो फेवरेट इजेक्शन वाला एंटरिंग के लिए पूछ रहा है तो सीलियरी नहीं होगा। मूवमेंट ऑफ oocyte थ्रू द पल्सेटिंग यूट्रस इनटू द ओविडक्ट, ये भी नहीं होगा। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओवेरियन मसल्स, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट बेटा। द फोर्स ऑफ फॉलिकुलर इजेक्शन, जब रप्चर हो रहा है तो फॉलिकुलर इजेक्शन जो है, और वो इजेक्शन से फिम्ब्रिया जो आपका वहां पे प्रेजेंट है वो उसको कैप्चर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया? चलो मैं इसको स्क्रीन पे ले लूंगी और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। किसी को कुछ और पूछना है? कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अब हम एमसीक्यू तुम्हें मॉलिक्यूलर बेसिस का नहीं देंगे क्योंकि उसके लिए क्लास चाहिए, तो हम तुम्हें एमसीक्यूज देंगे इकोलॉजी वाले पोर्शन, ठीक है? इकोलॉजी वाला पोर्शन पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, वहां के पोर्शन को रिवाइज करना और एमसीक्यूज सॉल्व करना। काफी लोगों का हो भी गया है क्योंकि 12th में भी इकोलॉजी आ रही है आपकी, तो वो पोर्शन आप वहां से पढ़ो और रिवाइज करो और एमसीक्यू सॉल्व। कुछ पूछना नहीं है? चलो अच्छी बात है, रिवाइज करो प्रॉपर, और कोई भी डाउट हो तो पूछते रहो। बाय बाय। पढ़ाई करो, पढ़ाई, एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई।